हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की भौतिक विज्ञान पे। और आज की वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि आवेश अर्थात चार्ज क्या होता है, आवेश कितने टाइप के होते हैं, आवेश का संरक्षण नियम क्या कहलाता है, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है और आवेश के ऊपर आधारित जो भी आपके प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, उनका आंसर कैसे लिखा जाता है, इस पे भी आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कि क्लास 12 के भौतिक विज्ञान की तैयारी करते हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम आती है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके चार्ज अर्थात आवेश पर आधारित पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है और उनका कैसे आंसर लिखा जाता है। तो आज हम डिटेल से बात करेंगे और ये हमारा आज का वीडियो कोर्स सीरीज का पार्ट नंबर 2 होने वाला है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया जहां पर मैंने डिटेल से बताया है कि आपका पेपर का पैटर्न कैसा होता है, आपका पेपर कितने नंबर का पूछा जाता है, आपका लिखित पेपर कितने नंबर का होता है, आपका प्रोजेक्ट पेपर कितने नंबर का होता है और पास होने के लिए आपको कितने मिनिमम नंबर की जरूरत पड़ती है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो चेक कर सकते हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कि आवेश क्या होता है। यहाँ पे हम बहुत ज्यादा डिटेल में चीजों को पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, हम इस प्रकार से पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चन का कितना आंसर लिखा जाएगा इस पे हम बात करेंगे। बहुत ज्यादा डिटेल से बात नहीं करेंगे क्योंकि अगर बहुत ज्यादा डिटेल से हम बात करेंगे तो आपको एग्जाम में लिखने में प्रॉब्लम होगी और आप अच्छे नंबर प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए हम उन्हीं पॉइंट पे बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन का आंसर लिखा जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि वैद्युत आवेश अर्थात इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। वैद्युत आवेश की बात किया जाए तो यह द्रव्य का वह गुण होता है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव करता है। कहने का मतलब क्या होता है कि वैद्युत आवेश अर्थात कोई भी पदार्थ है या कोई भी पदार्थ है उसका वह गुण होता है जिसके कारण वह या तो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है या उस चुंबक का अनुभव कर सकता है, या वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है या वैद्युत क्षेत्र का अनुभव कर सकता है। तो जिस गुण के कारण ये सभी कार्य करता है उसे हम आवेश कहते हैं। तो ये बहुत ही आसान शब्दों में हम बात कर लेते हैं कि आवेश ये होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं और आवेश का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे हम अगर बात करें आवेश को, तो आवेश आप अगर समझना चाहें तो आपको परमाणु लेवल पे जाना पड़ेगा, अर्थात परमाणु जो कि हमारा सबसे छोटा होता है किसी भी पदार्थ का। क्योंकि अगर हम पदार्थ को तोड़ना स्टार्ट करते हैं तो उसकी एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जो कि उसकी सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु। वैसे तो परमाणु को भी हम तोड़ सकते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के आधार पे, और जब आप परमाणु को प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के आधार पे देखते हैं तभी आपको समझ में आएगा कि चार्ज क्या होता है। तो इसको हम थोड़ा सा एक एग्जांपल से लेते हैं कि चार्ज परमाणु के लेवल पे आप कैसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल सा एक एग्जांपल, सबसे आसान एग्जांपल लेते हैं सोडियम, जो कि हम सभी जानते हैं कि सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 होता है, इसका परमाणु भार यहाँ पे 23 होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे हम अगर बात करें प्रोटॉन को, तो हम यहाँ पे प्रोटॉन को P से लिखने की कोशिश करेंगे और इलेक्ट्रॉन को, तो प्रोटॉन जितने होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी परमाणु के अंदर। तो यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है, बराबर आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हम बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन क्या होते हैं, यहाँ पे जो परमाणु भार आपका होता है इसमें से अगर आप प्रोटॉनों की संख्या को घटा देते हैं तो यहाँ पे जो बचता है वही यहाँ पे क्या कहलाता है, न्यूट्रॉन कहलाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है, अर्थात न्यूट्रॉन जो हमारा होता है वो एक प्रकार से न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन का मतलब न्यूट्रन होता है। अब यहाँ पे प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नेगेटिव होता है। तो प्रोटॉन पे कैसा होता है, धनात्मक आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि जब हमारे परमाणु है तो इसको अगर हम परमाणु को इसको थोड़ा सा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लिखें तो इसका क्या होता है, 2 8 11 होता है। अर्थात यहाँ पे एक परमाणु होगा, परमाणु के केंद्र में क्या होता है, यहाँ पे नाभिक होता है। नाभिक के चारों तरफ यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। और यहाँ पे कितनी कक्षाएं होंगी, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या कक्षाएं होती है। जैसे कि सबसे पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2। इसके बाद कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपके 8 हो जाएंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन बना दिए, लास्ट में कितना बचता है, 1 इलेक्ट्रॉन बचता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें जो नाभिक हमारा होता है, इस नाभिक के अंदर आपने देखा कितने हैं, प्रोटॉन 11 हैं। तो यहाँ पे हम प्रोटॉनों को भी क्या लिख देते हैं, 11 लिख देते हैं, और न्यूट्रॉन को यहाँ पे हम लिख देते हैं 12। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि प्रोटॉन जितने यहाँ पे हैं उतने ही क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे जब आवेश बराबर होता है तो आप देखेंगे कि टोटल अगर इसकी बात करें आवेश की, तो जितना प्लस का होगा उतना ही माइनस का होगा। इस कारण से यहाँ पे क्या होगा, आवेश टोटल 0 होगा। तो कोई भी परमाणु जो होता है जब उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो उस समय उसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें तो आवेश 3 टाइप के हो सकते हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पे हम लिखने की बात करें तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आवेश के आधार पे हम बताएं तो यहाँ पे आवेश सिंपल से 3 कंडीशन बन सकती है। एक कंडीशन क्या बन सकती है, पॉजिटिव कंडीशन हो सकती है। पॉजिटिव कंडीशन का मतलब क्या होता है, जहां पे प्रोटॉन क्या होंगे, ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन से। तो सभी जानते हैं जब प्रोटॉन ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन से, इसका मतलब क्या है, प्रोटॉन पे होता है धनात्मक आवेश, इसलिए प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश है तो प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। वहीं पे हम दूसरी कंडीशन पे बात करते हैं, निगेटिव कंडीशन। निगेटिव कंडीशन कब हो सकती है, जब यहाँ पे प्रोटॉन कम हो जाए, इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा हो जाए, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव कंडीशन आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर पे बात करते हैं न्यूट्रल कंडीशन। न्यूट्रल कंडीशन क्या होगी, जब यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है, बराबर होंगे। तो अर्थात कहने का मतलब जब भी कोई पदार्थ होगा, अगर कहा जाएगा कि वो धनात्मक है, इसका मतलब क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या कम हो जाएगी, प्रोटॉनों की संख्या अधिक हो जाएगी। अगर कहा जाए उसमें निगेटिव चार्ज आ चुका है, अर्थात तो ऋणात्मक है, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी, प्रोटॉनों की संख्या कम होगी। अगर कहा जाएगा न्यूट्रल है, इसका मतलब वहां पे प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से आवेश को समझ सकते हैं। आवेश के आधार पर आप समझ सकते हैं कि कोई भी पदार्थ कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा, या उसके ऊपर आवेश कब जो है न्यूट्रल होगा। तो इस प्रकार से ये हमने यहाँ तक तो समझ लिया कि आवेश बेसिकली 3 टाइप के कंडीशंस पे हो सकते हैं, या तो आवेश बराबर होंगे, या उसमें धनात्मक ज्यादा होगा, या उसमें ऋणात्मक कम होगा। तो इस आधार पे आप 3 प्रकार के आवेश कह सकते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आवेश की क्या प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है कि जब भी समान आवेश होंगे तो एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं, रिपल करते हैं, अर्थात प्रतिकर्षित करते हैं। और जब भी क्या होते हैं, विपरीत आवेश होते हैं तो हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे 3 प्रकार की कंडीशन बन सकती है। देखो सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे क्या होते हैं, बल, अर्थात जब बल लगता है तो यहाँ पे एक हो सकती है आकर्षण कंडीशन। क्या हो सकती है, आकर्षण की कंडीशन। और दूसरी क्या होती है, प्रतिकर्षण की कंडीशन। तो यहाँ पे हम दोनों कंडीशन को समझने की कोशिश करेंगे, प्रतिकर्षण और आकर्षण। अब आकर्षण कंडीशंस में 2 ही चीजें हो सकती हैं, एक क्या होगा, धनात्मक होगा तो दूसरा ऋणात्मक होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे कि मान लो एक ये डोरी इस प्रकार से हमने यहाँ पे बना दिया, तो यहाँ पे एक चार्ज हमने यहाँ पे ले लिया इस प्रकार से चार्ज, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं यहाँ पे, तो ये अगर प्लस का चार्ज होगा, दूसरा यहाँ पे मान लो ये चार्ज क्या है आपका, माइनस का है, तो इनके बीच में क्या होगा, इस प्रकार से आकर्षण बल लग रहा होगा। अर्थात ये क्या है, एक दूसरे के पास में आने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन वहीं पे हम थोड़ा सा समझते हैं कि प्रतिकर्षण कब होगा। प्रतिकर्षण के लिए 2 कंडीशन बन सकती है। एक कंडीशन हो सकती है प्लस प्लस का हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि सपोज करो एक ये प्लस का चार्ज है तो दूसरा भी प्लस का चार्ज है, तो भी यहाँ पे प्रतिकर्षण बल लग सकता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, एक और कंडीशन हो सकती है, दोनों ही मान लो अगर माइनस के चार्ज होंगे तो भी क्या यहाँ पे प्रतिकर्षण बन सकता है। अर्थात आकर्षण बल उस समय लगेगा जब दोनों आवेश क्या होंगे, विपरीत होंगे, और प्रतिकर्षण बल उस समय लगेगा जब दोनों आवेश क्या होंगे, समान होंगे। चाहे वो प्लस प्लस का हो, चाहे वो माइनस माइनस का हो, हमेशा वहां पे प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि आवेश की क्या उनके जो है उनके मात्रक क्या होते हैं, और इसके लिए क्या बेसिक फार्मूला होता है, जिसके आधार पे हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आवेश की, तो आवेश का जो एसआई मात्रक होता है, अर्थात इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट जो होता है, उसके अंदर इसका मात्रक जो होता है कूलाम लिया जाता है। अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका एक फार्मूला लिखने की बात करें, तो यहाँ पे हम सभी जानते हैं आवेश जो हमारा होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आवेश को हम अगर क्यू से लिखें
तो आवेश बराबर क्या होता है, विद्युत धारा होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, विद्युत धारा यहाँ पे हो जाएगा, और विद्युत धारा को हम अगर आई से लिखें गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, अर्थात समय, समय को हम क्या लिखते हैं, ट्यू। तो अर्थात यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q बराबर I इंटू टी हो जाएगा। तो यहाँ से भी एक फार्मूला बन सकता है जो कि हमारा आवेश के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू सेकेंड हो जाएगा, जो कि एक आवेश का मात्रक होता है, और एक दूसरा होता है कूलाम मात्रक होता है, जिसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसका क्या कुछ जो होता है विमी सूत्र होता है। विमी सूत्र क्या होता है, इसको भी आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो जब भी किसी का विमी सूत्र था डायमेंशनल फार्मूला अगर लिखना पड़ेगा, तो आपको क्या है, एक सूत्र मालूम होना चाहिए, उसी की सहायता से आप लिख सकते हैं। जैसे कि ये फार्मूला हमको मालूम है। अब यहाँ पे करंट क्या होता है, करंट का जो विमी सूत्र हम सभी जानते हैं क्या होता है, ए होता है अर्थात एम्पियर होता है, इसको हम ए कैपिटल ए से लिखते हैं। टाइम समय होता है जिसको हम कैपिटल टी से लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर इसके हम विमीय सूत्र की बात करें तो आप बहुत आसानी से यहाँ पे सूत्र भी इसका लिख सकते हैं। विमीय सूत्र यहाँ पे लिखेंगे, अर्थात क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा हाइडिंग भी इंग्लिश में डाल देते हैं, बाइलिंगुअल कोशिश करेंगे बनाने की। तो क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूले में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे अगर लिखेंगे तो क्यों का अगर डायमेंशनल फार्मूला हमें लिखना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई का डायमेंशनल फार्मूला हमें लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे टी का डायमेंशनल फार्मूला लिखना पड़ेगा। आई का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ए होता है, और टी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, कैपिटल टी होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या हो जाएगा, क्यू का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा, ए इंटू टी आ जाएगा, ये यहाँ से निकल के आ जाता है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा अगर इसको एमके सिस्टम से लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या होता है, एम एल टी ए होता है। क्या होता है, एक जनरल फार्मूला होता है किसी भी डायमेंशनल फार्मूला को लिखने का, एम एल टी, अर्थात अगर एम ना आए तो उसके ऊपर जीरो मान लो, अगर एल ना आए तो उसके ऊपर जीरो मान लो, अर्थात जो जो टर्म ना मिले उनके ऊपर आप जीरो मान लो, क्योंकि जिसकी घात जीरो लगेगी उसका मतलब क्या होता है, वन। जैसे कि यहाँ पे हम ए की घात जीरो लगा दे, क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। एल की घात अगर जीरो लगा दे, वन हो जाएगा, इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखो एम दिया नहीं गया तो जीरो लगा देंगे, एल नहीं दिया गया जीरो लगा देंगे, टी दिया गया है तो ऐसे रख देंगे, ए दिया गया ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ से इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जो इसका डायमेंशनल फार्मूला यहाँ से निकल के आ जाता है। और ये कई बार आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, जहां पे पूछा जाता है कि आपको आवेश का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, और ये वहां पर भी यूज होता है जब आप कहीं पर दूसरे कोई फार्मूले या किसी भी दूसरे क्वांटिटी का आप डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं। अगर आपको वहां पे आवेश का डायमेंशनल फार्मूला मालूम है तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और यह फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट भी फार्मूला है, इस पे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर भी ये कई क्वेश्चन इस फार्मूले के ऊपर आधारित पूछे गए हैं, इसलिए आपको ये फार्मूला भी याद रखना होगा। अब हम यहाँ पे कुछ बात करते हैं कि एक आवेश जो होता है अर्थात इलेक्ट्रॉन पे आवेश का कितना मान होता है, और एक कूलाम आवेश कितने एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात एक कूलाम आवेश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आवेश, तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये बार बार आपको जरूरत पड़ेगा, इसलिए आपको ये याद रखना होगा। इसी प्रकार से अगर आपसे प्रोटॉन पे आवेश पूछ दिया जाए तो प्रोटॉन पे क्या होता है, बस यहाँ पे प्लस लिखना होगा। तो क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम यहाँ से आपका बन जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, आप बहुत आसानी से इनके मात्रक को याद रख सकते हैं। कूलाम होता है और इसका मान कितना होता है वो जो कि यहाँ पे मैंने लिख के दिखा दिया है। अब हम यहाँ पे कुछ बात करते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है आवेश की, जैसे कि सबसे पहले और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है एडिटिविटी ऑफ द चार्ज, अर्थात आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता क्या होती है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं कि आवेशों की योज्यता क्या होती है। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इस पे कई बार क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आवेशों की योज्यता क्या बताती है कि किसी भी वस्तु, अगर कोई भी वस्तु है उसके ऊपर जितने भी आवेश होंगे उनका बीजगणितीय योग किया जा सकता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं आवेश क्या होता है, एक अदिश राशि होती है, और कोई भी अदिश राशि हमेशा बीजगणित के नियमों के आधार पर जोड़ी जा सकती है। बीजगणित नियम क्या कहता है कि जो चीज प्लस के साथ में उसको प्लस के साथ में लो, जो माइनस के साथ में उसको माइनस के साथ में लो, और उन सभी चीजों को जोड़ दो बीजगणित के आधार पे, और जो भी फाइनल रिजल्ट होगा वो यहाँ पे रिजल्टेंट आ जाएगा। इसको हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि
मान लो यहाँ पे एक कोई रैंडम वस्तु है, ये इस प्रकार से, इसके ऊपर आवेश यहाँ पे एक रखा हुआ, या इसको आवेश दिया गया प्लस का 3 कूलाम दिया गया, इसके बाद इसको आवेश दिया गया माइनस का 4 कूलाम दिया गया, इसके बाद आवेश इसको दिया गया है प्लस का मान लो 5 कूलाम दिया गया, इस प्रकार से आवेश दिया गया। और यहाँ पे एक आवेश दिया गया है 1, या इसको माइनस का मान लेते हैं, माइनस का 2 कूलाम दिया गया है। ठीक, यहाँ पे कुछ आवेश दिए गए हैं, ये आवेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पे टोटल आवेश है 1 2 3 4, अर्थात टोटल आवेश यहाँ पे 4 दिए गए। तो अब ये यहाँ पे रिजल्टेंट कैसा दिखाई देगा, क्योंकि अभी तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आवेश बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका अगर हम रिजल्टेंट आवेश निकालना होगा तो यहाँ पे कुल आवेश के लिए हम क्या करेंगे, बीजगणितीय योग करेंगे। बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा, देखो माइनस का 4 ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम इनकी जो यूनिट है इसको छोड़ देंगे, माइनस का 4 प्लस का, माइनस का 2 प्लस का 3 यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, प्लस का 5। हमने क्या किया, अभी सभी चीजों को ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया। अब ब्रैकेट में लिखने के बाद अब यहाँ पे ब्रैकेट को हटाएंगे, तो देखो क्या है, माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 5। ब्रैकेट तोड़ना बहुत आसान है, क्या होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस 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 होता है, माइनस प्लस 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 होता है। अगर इसके लिए हम यहाँ पे रूल भी आपको लिख के दिखा सकते हैं, तो जब भी कभी आपको अगर मिले प्लस गुणे प्लस मिलेगा, तो यहाँ पे हमेशा क्या प्लस ही दिखाई देगा। अगर यहाँ पे प्लस हो फिर उसके बाद माइनस हो, तो यहाँ पे आपको माइनस मिलेगा। अगर यहाँ पे पहले माइनस हो बाद में प्लस हो, तो भी यहाँ पे आपको माइनस मिलेगा। अगर यहाँ पे माइनस माइनस की आपस में गुणा होगी, तो यहाँ पे हमेशा आपको प्लस मिलेगा। तो यहाँ पे ये बेसिक रूल भी मैंने आपको बता दिया, जो कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको काफी हेल्प प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे अब हल करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, अगर माइनस माइनस वाली चीजों को पहले में एक बार जोड़ लेते हैं, तो माइनस का यहाँ पे 6 प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पे जोड़ देंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा। और 8 को आप चाहें तो प्लस वाली चीजें पहले लिख सकते हैं, माइनस की चीजें बाद में। तो यहाँ पे आप हल करेंगे तो 6 में से 2 कूलाम यहाँ पे आंसर आ जाता है। अर्थात यहाँ पे नेट आवेश जो इस पे होगा, कुल आवेश अर्थात क्यू नेट, वो आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा 2 कूलाम। अर्थात बहुत ज्यादा आवेश दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पे आप कितना बचा है, 2 बचा है। तो इस प्रकार से आप जो है किसी भी अगर वस्तु पे अलग अलग आवेश दिए गए हैं, तो आप उनका बीजगणितीय योग करके टोटल या रिजल्टेंट आवेश वहां पे निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक और बात करते हैं, जो कि प्रॉपर्टी होती है आवेश संरक्षण का नियम। अर्थात आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। अर्थात आवेश संरक्षित, तो यहाँ पे हम पहले हेडिंग डाल देते हैं आवेश संरक्षित, और इसको अगर हम इंग्लिश में लिखने की बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज, यहाँ पे इसकी फार्मूला होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसको हम कहते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, इसका कहने का मतलब ये होता है कि कभी भी आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये तो बहुत ही आसान शब्दों में हमें समझा दिया। इसको हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमने अभी एक एग्जाम्पल लिया था सोडियम 11 का Na, तो यहाँ पे बात करें इसका परमाणु क्रमांक कितना था, 2 8 11 था। तो यहाँ पे लास्ट कक्षा में क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन था। वहीं पे हम थोड़ा सा क्लोरीन पे बात करते हैं, जो कि Cl होता है। परमाणु क्रमांक लिखने की हमें जरूरत नहीं, यहाँ पे है ऊपर परमाणु भार। तो यहाँ पे क्या आता है, 2 8 यहाँ पे 7 आता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हमारा NaCl बनता है, अर्थात यहाँ पे NaCl बनता है, NaCl को जब पानी के अंदर डाल दिया जाता है, अर्थात वाटर के अंदर जब डाल दिया जाता है, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, Na+Cl- इस प्रकार से तैरता रहता है। अब आप लोगों के दिमाग में आ चुका होगा कि यहाँ पर भाई देखो Na पे क्या प्लस चार्ज आ चुका है और Cl पे माइनस। तो अभी हमने पहले ही बताया था कि जब प्लस का चार्ज आएगा, इसका मतलब क्या होता है, अर्थात यहाँ पे अगर पॉजिटिव की बात की जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, कम, प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। वहीं पे अगर हम बात करेंगे नेगेटिव चार्ज में, तो नेगेटिव में क्या होगा, आपका यहाँ पे प्रोटॉन जो होंगे वो कम होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। लेकिन यहाँ पे हम अभी देख सकते हैं कि प्रोटॉन जो होते हैं वो नाभिक के अंदर होते हैं, क्योंकि परमाणु जो हमारा होता है इस प्रकार से होता है और यहाँ पे नाभिक होता है। तो यहाँ पे 2 प्रकार से आप कह सकते हैं कि प्रोटॉन ज्यादा होंगे या इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। इसके लिए आप 2 कंडीशन बना सकते हैं
या तो क्या करें आप प्रोटॉन को निकाल दें, लेकिन प्रोटॉन को किसी भी परमाणु से निकालना बहुत ही कठिन होता है, इसलिए प्रोटॉन को हम नहीं निकाल पाते हैं। तो उसके बजाय हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को या तो निकाल सकते हैं या इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर डाल सकते हैं। तो भी दो कंडीशन हो जाएंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे यही कंडीशन होती है। जो हमारा Na+ बनता है ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। जब यहाँ पे Na+ की अगर हम बात करेंगे तो Na+ में इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 2 8 होता है। वहीं पे अगर हम Cl की बात करें माइनस की, तो इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 2 8 8 होता है। जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 8 7 था, जहां पे क्या है यहाँ पे लास्ट में 7 था या था 7 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन यहाँ पे जैसे माइनस बना इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब इसने इलेक्ट्रॉन लिया कहां से, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये सोडियम था इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, इसलिए इस पे कितना है, प्लस का 1 चार्ज आया है। और इसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, अर्थात इस पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, इसलिए इस पे कितना आ गया, माइनस का चार्ज आ गया। तो यहाँ पे आप ओवरऑल अगर ये पूरी प्रोसेस देखेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन उत्पन्न नहीं हुआ है, ना ही क्रिएट किया गया, बस क्या है यहां से सोडियम से ट्रांसफर कर दिया गया है आपके क्लोरीन के अंदर। तो इस प्रकार से ना ही आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु के अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या होती है, अर्थात क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। तो पहले यहाँ पे हम थोड़ा सा हाइडिंग ही डाल देते हैं कि क्या होता है आवेश का क्वांटम या आवेश का क्वांटीकरण भी हम कह सकते हैं इसको, क्वांटीकरण भी कह सकते हैं इसको, या क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज कह सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। अगर इसको हम थोड़ा सा जनरल एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो आप देखेंगे हर एक चीज का कुछ ना कुछ छोटा सा भाग होता है, उसी से वो चीज मिलकर बनी होती है। जैसे कि आप देखेंगे जो भी चावल की बोरी में चावल रखे होते हैं उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे चावल डाल डाल के वो बोरी भर दी जाती है। इसी प्रकार से आप कोई भी अगर चीज देखेंगे, जैसे कि घर हमारा बनता है तो घर में क्या छोटी छोटी ईंटें रख के ही हमारा पूरा घर तैयार हो जाता है, अर्थात यहाँ पे सबसे छोटी इकाई जो होती है वो हमारी ईंटें होती हैं। अगर वहां पे हम चावल की बात करें बोरे के अंदर तो सबसे छोटी इकाई हमारे एक चावल का दाना होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम बात करें आवेश की, तो आवेश की भी एक छोटी इकाई होनी चाहिए, उसी से मिलकर सब बड़े बड़े आवेश बने होंगे। तो जो सबसे छोटी इकाई होती है आवेश की उसे हम क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। और इसकी अगर हम बात करें इसको लिखने का तरीका क्या होता है, तो आवेश जो टोटल आवेश किसी भी वस्तु पे होता है उसके लिए एक फार्मूला होता है। यहाँ पे अगर हम लिखें Q बराबर क्या होता है, प्लस माइनस NE। यहाँ पे Q क्या बताता है, आपका टोटल आवेश बताता है। Q क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल आवेश बताता है, टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात तो कुल आवेश कितना होगा इसको ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस तो ये बताता है कि उस पे आवेश ज्यादा होगा या आवेश कम होगा। इसके बाद यहाँ पे n जो होता है कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से हो सकता है। और E जो होता है, E का मान हम जानते हैं कि 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी भी वस्तु पे जो आवेश होगा वो सबसे कम आवेश कब हो सकता है, जब उसके ऊपर क्या है 1, अर्थात n का मान 1 होगा, तो अर्थात उस पे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 ही सबसे कम आवेश हो सकता है, इससे कम आवेश नहीं हो सकता। अर्थात यहाँ पे हम बात करें तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि किसी वस्तु पे 2/3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4/6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1/2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसा नहीं हम कह सकते। आवेश क्या होगा, एक पूर्ण संख्या होगा जो कि 2/3 4/6 के रूप में नहीं हो सकता, वो केवल 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन के रूप में हो सकता है। अर्थात अगर इस प्रकार की कहीं भी चीजें लिखी होंगी तो गलत होंगी। सही लिखने का तरीका क्या होगा, 2 ही हो सकता है, 4 ही हो सकता है, 5 ही हो सकता है, 8 या 7 ही हो सकता है, इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं। इस प्रकार की चीजें बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो इसे हम क्या कहते हैं, आवेश का
क्वांटाइजेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये भी चीजें होती हैं सही, लेकिन जब आप एडवांस लेवल पे न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जाएंगे, जहां पे आप क्वार्क को पढ़ेंगे, क्वांटा पढ़ेंगे, वहां पे चीजें हो जाएंगी। लेकिन अभी आपके क्लास के अंदर यहां तक ही चीजें सही हैं, ये आपके क्लास के अंदर गलत हैं। लेकिन एडवांस लेवल में आप जब पढ़ेंगे तो ये भी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहां तक तो हमने बेसिक चीजों को समझ लिया कि आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, और यहाँ पे मैंने दो इंपॉर्टेंट फार्मूलों को भी सीख लिया। सबसे पहले एक फार्मूले हमने यहाँ पे देखा था, Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी होता है, और दूसरा एक फार्मूला हमने यहाँ पे देख लिया, Q बराबर N इंटू ई होता है। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, और जिसमें से अगर हम E की बात करें तो यहाँ पे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 ये होता है, यहाँ पे आवेश होता है, तो कूलाम। ठीक, तो ये यहाँ तक तो चीजें हम लोग समझ लिया। अब इस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं उस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे या आवेश का सबसे छोटा और बड़ा मात्रक क्या होता है। ये एग्जाम में भी आपके काफी बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, आवेश का जो सबसे छोटा मात्रक होता है वो फ्रैंकलिन होता है, और सबसे बड़ा मात्रक होता है वो यहाँ पे फैराडे होता है। अब यहाँ पे 2001 के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिसमें कहा गया है कि आवेश की ESU में और EMU तथा कूलाम के बीच में क्या संबंध होता है, आपको ये बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर बहुत ही आसान होता है, ये वन लीनियर क्वेश्चन होता है, या कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो इसका सिंपल से अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन यहाँ पे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, कूलाम लिखना पड़ेगा। वन कूलाम के बराबर यहाँ पे क्या होता है, 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU होता है, अर्थात क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU हो जाएगा। बराबर के में क्या होता है, 1 बटे में यहाँ पे हो जाएगा 10 EMU, 1/10 ES, या यहाँ पे क्या हो जाएगा, EMU हो जाएगा, जो कि यहाँ पे पूछा गया था, इसलिए इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। आपको इसी टाइप से हम क्वेश्चन यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे, और हर एक यहाँ पे जो भी हम बता रहे हैं इसकी PDF भी आपको डिटेल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पे क्लिक करके आप पूरे इस वीडियो की PDF को भी पढ़ सकते हैं। वहां पे मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी दे दूंगा जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं, और क्वेश्चन का कैसे आंसर लिखा जाएगा वहां पे आप डिटेल से देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया आपके 2010 के अंदर, जहां पे कहा गया है कि एक वस्तु पर कूलाम का ऋण आवेश है। कैसा बताया गया, ऋण आवेश बताया गया, अर्थात एक कूलाम उस पर कितना दिया गया, ऋण आवेश है। तो उस पर आपको बताना होगा कि सामान्य से कितने अधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और वो या इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कहने का मतलब क्या है, एक वस्तु है उसके ऊपर एक कूलाम का आवेश दिया गया है, तो आपको बताना होगा कि उस वस्तु के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या कमी है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे आपको बताना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, और क्वेश्चन सॉल्व करने की क्या ट्रिक्स होती है, क्या आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो जब भी आपको कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया हो किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर, सबसे पहले आपको जो चीजें दी गई हों उनको जो है उनके जो यूजुअल फॉर्म होते हैं या उनका जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है उनके साथ में उसको लिखना है। जैसे कि हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि आवेश दिया गया, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुल आवेश यहाँ पे बात कर सकते हैं। कुल आवेश दिया गया, अर्थात एक वस्तु पे कुछ कुल आवेश है, तो कुल आवेश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल Q से लिखेंगे। कैपिटल Q बराबर यहाँ पे कितना दिया गया, 1 कूलाम दिया गया है, तो ये हमें पता हो गया। अब इसमें इसने पूछा क्या है कि इस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी या कमी होगी, अर्थात तो संख्या आपसे पूछी गई है कि कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे या कम होंगे। तो आपको पता है कि इसमें कहा था कि ऋणात्मक आवेश है। कैसा है, तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो माइनस का निशान लगा सकते हैं, क्योंकि ऋण का आवेश है, और हम सभी जानते हैं जब ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, उस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, प्रोटॉन कम होंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। लेकिन वो कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे उनको कैसे निकालते हैं, इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको निकालना क्या है, पहले आपको जो दिया गया है वो लिख देना होगा, जो आपको निकालना है वो लिखना होगा। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें निकालनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम काहे से लिखते हैं, N से लिखते हैं, और ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गया। अब यहाँ पे आपको एक ऐसा फार्मूला देखना पड़ेगा जिसमें यहाँ पे आवेश भी आता हो और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी आती हो। तो यहाँ पे हम जानते हैं, वी नो दैट
क्या करते हैं हम लोग, एक जानते हैं, वी नो दैट, एक फार्मूला हमारे पास होता है। क्या फार्मूला होता है, Q बराबर N इंटू ई। तो यहाँ पे आपको N निकालना है, तो यहाँ से N बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे E हो जाएगा। ये फार्मूला बन जाता है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि E का मान हम कहाँ से पता करेंगे, तो E का मान आपको याद रखना है, इसका मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे Q का मान कितना दिया था, 1 दिया था, 1 बटे क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1 बटे कुलाम में है, और यहाँ पे ये n। अब यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखो कैसे करना है, यहाँ से जब भी ये दशमलव आप हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे 0 बढ़ गया। अब ये वाला अगर यहाँ पे कंडीशंस की बात करें तो ये माइनस का है, अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, अर्थात 10 बटे 16 गुणे 10 की पावर 19 हो जाएगा। आप यहाँ से समझ सकते हैं बहुत आसानी से। अब इसके बाद यहाँ पे आपको कट करना पड़ेगा। तो आपको देखो ये वाले भाग कट करना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 10 को 16 से भाग देना है। इसको हम ऐसे भाग देने की कोशिश करते हैं आसान शब्दों में। तो अभी छोटा, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 16 पंजे 80, 16 छक्का कितना होता है, 96 हो जाएगा, अर्थात 96 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 बचेगा, दशमलव लगाए, 0 बढ़ा देंगे, 16 दूनी 32 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 8 दशमलव लगा, 0 बढ़ा, 16 पंजे 80 हो जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं 0.625 आ जाएगा। कितना आएगा, 0.625 इंटू 10 की पावर 19 आ जाएगा। तो यहां तक तो आप देख सकते हैं 19 आ गया। लेकिन वैज्ञानिक तरीके में ऐसा नहीं लिखा जाता है। वैज्ञानिक तरीका क्या होता है कि हमेशा एक अंक पहले होना चाहिए, अर्थात साइंटिफिक जो तरीका होता है, एक अंक पहले होना चाहिए, उसके बाद दशमलव लगा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर हम दशमलव को इधर बढ़ाएंगे, क्या करना है, दशमलव को अगर यहाँ से यहाँ लाएंगे तो क्या होगा, माइनस में एक 0 के ऊपर पावर बढ़ जाएगी। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6.25 गुणे 10 की पावर, तो ऐसे इसको हम लिख देंगे 19 को यहाँ पे। लेकिन गुणे में क्या हो जाएगा, 1 10 की घात माइनस में बढ़ जाएगी, क्योंकि 1 दशमलव पीछे बढ़ाएंगे तो माइनस में बढ़ेगी, अगर घातें आगे बढ़ाएंगे तो प्लस में बढ़ेंगी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे तो हो गया, अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो यहाँ पे घातें दोनों आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। इसलिए क्या हो जाएगा, 6 की पावर 6.25 गुणे 10 की पावर क्या हो जाएगा, 18 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आप कह रहे होंगे कि हम यहाँ पे 6.25 क्यों पढ़ते हैं, 6.25 क्यों नहीं पढ़ते। तो कभी भी आपको दशमलव के बाद पूरी संख्याओं को एक साथ नहीं पढ़ना है, क्योंकि दशमलव के बाद आप चाहे जितने 0 लगा सकते हैं, इसलिए आपको हमेशा सिंगल डिजिट ही पढ़ना है। जैसे कि 6.25 यहाँ पे पढ़ेंगे, ना कि 6.25। और यहाँ पर भी हमने आसानी से हल कर दिया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसका आंसर ये आ जाता है। एक बार हम इसको एक बार रिकॉल आपको करा देते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो इस क्वेश्चन में दिया गया था कि एक वस्तु को 1 कूलाम आवेश दिया गया है, जिसको हमने क्या यहाँ पे Q बराबर 1 कूलाम आवेश दिया। क्योंकि आवेश उसको दिया गया है, ऋणात्मक कहा गया है, इसका मतलब क्या है, उस पर ऋणात्मक आवेश लिख दिया। फिर हमसे पूछा गया कि उस पर कितनी अधिकता या कमी होगी। तो हम सभी जानते हैं कि जब ऋणात्मक आवेश है, इसका मतलब उस पर आवेश क्या होगा, अधिक आवेश होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें निकालनी थी, तो इसको हमने n से लिख दिया। हम जानते हैं फार्मूला होता है Q बराबर Ne, तो n बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे E हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, n बराबर Q बटे E आ जाएगा। अब यहाँ से n Q का मान हमें दिया गया था 1, तो यहाँ पे 1 बटे 1 दशमलव, तो यहाँ से दशमलव हटाया तो वहां पे ऊपर 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 हो जाता है। और यहाँ से आप सॉल्व करेंगे 10 बटे 16 गुणे, तो इस प्रकार से हमने प्रोसेस सॉल्व कर दिया और फाइनल आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि दिया गया है कि 3 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। अर्थात अगर आपको आवेश 3.2 कूलाम जनरेट करना है तो वहां पे आपको कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। अर्थात यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पुनः पूछा गया है कि कितनी होगी। तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुल आवेश आपको दिया गया है कि कितना दिया गया है कुल आवेश। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कुल आवेश लिखना पड़ेगा, जिसको हम Q से लिखते हैं।
और ये दिया गया 3.2 कूलाम दिया गया है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ये जनरेट होगा, तो यहाँ पे आपको n पूछा गया, अर्थात यहाँ पे n बराबर क्या है, क्वेश्चन नंबर लगाएंगे, अर्थात यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें निकालनी है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क। अब आपको एक ऐसा फार्मूला देखना पड़ेगा जहां पे ये जो है Q भी आ रहा होगा और N भी आ रहा होगा। तो हम क्या एक फार्मूला जानते हैं जो कि बहुत ही अच्छा फार्मूला है, जिसका नाम है Q इज इक्वल टू N इंटू E, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे N आपको निकालना है, तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे E हो जाएगा। अब हम सभी जानते हैं कि E का जो मान होता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होता है। तो यहाँ पे आपको सभी चीजें लिख देना है। तो देखो Q की जगह पे आप क्या लिख देंगे, 3.2 लिख देंगे, और E की जगह पे क्या है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 90 लिख देंगे। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे दशमलव हटा देंगे ऊपर नीचे, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 32/16 बच जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि ये माइनस का है, अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 16 एकम 16 दूनी क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, अर्थात 2 गुणे 10 की पावर 19 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाती है, 2.0, चाहे आप लिखें या 2 गुणे 10 की पावर 19 लिखें, बात एक ही है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 2 गुणे 10 की पावर 19 आ जाएगा। आर यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2.0 इंटू 10 की पावर 19 कूलाम, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे। अर्थात इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या से आप जो है 3.2 कूलाम आवेश जनरेट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि 2 कूलाम अर्थात 3.2 कूलाम आवेश होता है, उसके अंदर कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें कहा गया है कि एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में हैं। कहने का मतलब एक चालक है जिसके अंदर 4000 इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिए गए हैं, तो आपको बताना होगा कि चालक में उपस्थित कुल कितना आवेश होगा और उसकी कैसी प्रकृति होगी, अर्थात ऋणात्मक प्रकृति होगी या धनात्मक प्रकृति होगी। तो बहुत आसानी से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो चीजें दी गई हो उनको आपको लिखना पड़ता है। तो आप जब भी एग्जाम हॉल में बैठे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, हल लिखना पड़ता है। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, जो दिया गया है, क्या दिया है, दिया यहाँ पे लिखेंगे। तो आपसे पूछा गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है, क्या दी गई है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पे आपको पहले ये लिखना पड़ेगा जो चीज आपको जानकारी दी गई हो। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम n से लिखते हैं और ये कितना दिया गया है, 4000 दिया गया है। अब यहां से आपसे पूछा क्या गया है, तो पूछा गया है कि इस पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉन कुल आवेश आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कुल आवेश। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से लिखना है कुल आवेश। कुल आवेश को हम क्यों से लिखते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो अब यहाँ पे कुल आवेश के लिए हम फार्मूला क्या जानते हैं कि यहाँ पे इनके बीच में संबंध फार्मूला क्या होता है, Q बराबर N इंटू E। N कितना दिया है, 4000 दिया है, और N E कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 होता है। तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो 16 चक्कू क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 16 चक्कू 64 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम 4 जीरो लगा देंगे, 3 जीरो लगा देंगे। यहाँ पे एक दशमलव था तो हम एक दशमलव पीछे से यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, तो 10 की पावर माइनस का 19 आ जाएगा। एक बार आपको फिर से समझ लेना है, मैंने क्या 16 की और 4 की गुणा किया तो 16 चक्कू 64 हुआ। फिर ये जितने जीरो थे वो जीरो लगा दिए। अब यहाँ पे दशमलव एक अंक में लगा था इसलिए एक अंक पीछे से दशमलव लगा दिया, तो अर्थात यहाँ पे 64 जीरो जीरो आ गया। अब यहाँ पे एक चीज और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप चाहे इसको साइंटिफिक तरीके से लिखना, तो साइंटिफिक तरीके में हम जानते हैं कि एक अंक आगे होना चाहिए, उसके बाद पीछे जीरो होने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 दशमलव अर्थात ये दशमलव यहाँ पे आगे लाएंगे, तो एक अंक, 2 अंक, 3 अंक लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 अंक लाएंगे, इसलिए 10 की पावर क्या हो, प्लस का 3 बढ़ जाएगा, और यहाँ पे 10 की पावर माइनस 19 दिया गया था। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ये चीजें आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं अगर a की पावर m लिखा हो और a की पावर n लिखा हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस n हो जाएगा। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूले के आधार पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6.4 गुणे 10 की पावर 3 माइनस का 19, अर्थात यहाँ पे सॉल्व करेंगे 6.4 गुणे 10 की पावर माइनस का 16, यहाँ पे कूलाम आवेश आ जाएगा। ये कुल आवेश यहाँ पे आ जाता है।
अब यहाँ पे एक चीज और इसमें पूछी गई थी कि आवेश यहाँ पे बाहुल्य में है तो उसकी प्रकृति क्या होगी। तो हम सभी जानते हैं कि जब आवेश ज्यादा मात्रा में होता है, और हमने बताया था डिटेल से कि आवेश ज्यादा या कम केवल इलेक्ट्रॉन के कारण ही हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में होंगे, इसका मतलब ऋणात्मक होगा। तो प्रकृति यहाँ पे क्या हो जाएगी, आप यहाँ पे बता सकते हैं कि प्रकृति जो है यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, प्रकृति ऋणात्मक हो जाएगी। आज की वीडियो में हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में, और इसके ऊपर मैंने बहुत सारे और भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो कि आप यहाँ पे एक नीचे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे जाके आप डिटेल से हर एक क्वेश्चन को देख सकते हैं कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा और उस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। और जितने भी बेसिक क्वेश्चन थे इसी पे आधारित वो सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैं उनको सॉल्व नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मेरा टाइम लग जाएगा। इसलिए आपको वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे जाके आप उन क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तो जब तक के लिए धन्यवाद। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आप इसी वीडियो को इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखते हैं तो प्लीज हमें फॉलो कर लें।